नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रीट एसएसटी प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन की सीरीज में आज 6 नंबर क्लास है। इससे पहले हमने 2022 के, 21 के और 2017 या 18 का जो एग्ज़ाम हुआ था उन पेपरों को हमने कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेज अभी तक नहीं देखी है तो जाके देखिए, आपको प्लेलिस्ट में वो सारी क्लासेज उपलब्ध हो जाएगी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रीट 2015 की जो एग्ज़ाम हुआ था। रीट 2015 का जो एग्ज़ाम हुआ था 16 फरवरी 2016 को। तो इस एग्ज़ाम में एसएसटी के जो 60 क्वेश्चन हैं, इन 60 क्वेश्चनों के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो करते हैं क्लास को शुरू। और अभी तक भी आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, चैनल ने सब्सक्राइब करना भूल गए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत है। पृथ्वी का कुल स्थलीय क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? 29.0। हमारी पृथ्वी कई बड़े महासागर और महाद्वीप से मिलकर बनी है। पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, जबकि बचे 29% हिस्से पर जमीन यानी कि स्थल है। पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल 510.70 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत है। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। वायुमंडल के निचले भाग को, जो प्राय 4 से 8 मील तक फैला है, सौरमंडल, उसके ऊपर के भाग को समताप मंडल और उसके और ऊपर के भाग को मध्यम मंडल और मध्यम मंडल से ऊपरी भाग को आयन मंडल कहते हैं। सौरमंडल और समताप मंडल के बीच के भाग को शांत मंडल और समताप और मध्यम मंडल के बीच के भाग को स्टेटोपोज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी वैज्ञानिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वह है सभी वैज्ञानिक भू आकृतिक प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्दावली प्रयुक्त की जाती है। वह अनाच्छादन। अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली कई प्रक्रियाओं का समूह है, जिसके अंतर्गत अत्यंत मंथर गति से पृथ्वी की ऊपरी सतह की चट्टानों का कटाव और क्षरण होता जा रहा है और भूपटल समतलता की ओर पर्वत होता है। अनाच्छादन के प्रक्रमों को दो प्रमुख वर्गों में बांटा जाता है: अपक्षय और अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है। जैव मंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। जैव मंडल में जीवधारी व पर्यावरण के बीच में रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से प्रारंभ होता है, जिसमें वायु, जल व मिट्टी में विघटन से इसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसमें रासायनिक तत्वों का संतुलन पौधों व प्राणी ऊतकों के चक्रीय प्रवाह द्वारा बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है? तो संगमरमर, स्लेट और क्वार्टजाइट, ये तीनों कायांतरित सेल है, लेकिन चूना पत्थर कायांतरित सेल चट्टान नहीं है। ए नंबर ऑप्शन। कायांतरित सेल आग्नेय व अवसादी सेलों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से निर्माण होता है। कायांतरित सेल पृथ्वी की पपड़ी के एक बड़े हिस्से से बनी होती है। कायांतरित सेल के निम्नलिखित प्रकार है: संगमरमर, क्वार्टजाइट, नीस, सिस्ट, फाइलाइट इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने थे? सभ्यता के या हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख है वो किस पर बने थे? मोहरों पर। बी नंबर ऑप्शन। सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1920 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किए गए उत्खनन के कार्य से सिंधु घाटी क्षेत्र में प्राप्त अवशेषों में हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जैसे दो प्राचीन नगरों की खोज हुई। सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः मोहरों पर बने मिले हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल कौन सा था? गंगा दोआब मैदान, बी नंबर ऑप्शन। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। इस काल में 3 वेदों सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांगों की रचना हुई। चित्रित दूसर मर्तभांड उत्तर वैदिक काल की विशेषता है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य केंद्र गंगा घाटी क्षेत्र से था, जिसका प्रसार गंगा यमुना दोआब तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसकी है? रामचरण शर्मा की। भारत का प्राचीन नगरों का पतन नामक पुस्तक रामचरण शर्मा की कृति है। इस पुस्तक में प्राचीन काल में अंतिम और मध्यकाल के आरंभिक चरणों में भारतीय नगरों के पतन और उजड़ते जाने का विवेचन करती है। राधा कुमुद मुखर्जी की पुस्तक है भारत की मूलभूत एकता। रोमिला थापर की पुस्तक है भारत का इतिहास या अर्ली इंडिया। डीडी कोसाम्बी की पुस्तक है मिथ एंड रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम। हिंदू विवाहित महिलाओं का पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1946 को। हिंदू कानून में पत्नी का भरण पोषण करना पति का निजी दायित्व है। हिंदू विवाहिता पृथक निवास अधिकार को विधायी पहचान दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि क्योंकि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। ए नंबर ऑप्शन। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 के हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से विधवा विवाह को वैध घोषित कर दिया गया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयत्नों से पास हुए इस अधिनियम से विधवा विवाह को सम्मानित नजरों से देखा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल के लिए प्रयुक्त हुआ है? स्वर्ण युग कौन से काल को कहा गया? गुप्त काल को। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। इसे भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि, शासन व्यवस्था की स्थापना काल के रूप में जाना जाता है। मूर्ति कला के क्षेत्र में देखें तो गुप्त काल में भरूच, अमरावती, सांची तथा मथुरा कला की मूर्तियों में कुषाण कालीन प्रतीकों तथा प्रारंभिक मध्यकालीन युग की नग्नता के मध्य अच्छे संश्लेषण तथा जीवंतता का श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रवण बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? बेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ था? गंग वंश के काल में। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित बाहुबली प्रतिमा भारत के अद्भुत स्मारकों में शुमार है। श्रवणबेलगोला में मुख्यतः आकर्षण का केंद्र बाहुबली की विशाल प्रतिमा का निर्माण 983 ईस्वी में गंग साम्राज्य के राजा राजमल के एक सेनापति चामुंड राय के द्वारा करवाया गया। इस मूर्ति को सफेद ग्रेनाइट के एक ही पत्थर से काटकर बनाया गया है। मूर्ति की लंबाई 60 फीट है, लगभग 18 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है? इंडिका के लेखक कौन है? मैगस्थनीज। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जिसकी विषय वस्तु राजनीति है, पेलनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री और लाइफ ऑफ ओपिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? कम्बुज स्थित अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। 12वीं शताब्दी के लगभग सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंगकोर वाट में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया। मंदिर की दीवारों पर मूर्तियों में पूरी रामायण अंकित है। यह मंदिर खमेर व चोल शैली में बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक के किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? सम्राट अशोक के कौन से वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का विवरण है? 13वें शिलालेख में। सम्राट अशोक का 14 दीर्घ शिलालेख या वृहद शिलालेख विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से
प्राप्त किए गए हैं, जो निम्न धौली, शहबाजगढ़, मानसेरा, कालसी, जोगड़, सोपारा, एरीगुडी और गिरनार है। 13वां शिलालेख कलिंग युद्ध तथा पश्चाताप का वर्णन, धर्म विजय साधारण विजय से अधिक कल्याणकारी। इसी शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है। इसमें एंटियोकस सीरिया, टोलमी, फिलाडेल्फस मिस्र, मगस सीरिन, अलेक्जेंडर एविरस एवं एंटिगोनस मकदूनिया के शासक का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। रविंद्रनाथ टैगोर के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है, जो देशभक्ति से बढ़कर मानवता में विश्वास रखता है। घर बायरे। रविंद्रनाथ टैगोर को बंगाली उपन्यास घर बायरे देशभक्ति की रोमानियत पर आधारित है। इस कहानी में नायक निखिल सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के लिए आवाज उठाता है, लेकिन राष्ट्रवाद को लेकर थोड़ा नरम पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई। 1913। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से हुई। इसका उद्देश्य सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से भारत को अंग्रेजी दासता से मुक्ति दिलाना था। इस संगठन में भारत को अनेक महान क्रांतिकारी दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिरहम है। दिरहम क्या है, तो दिरहम एक तांबे का सिक्का था। तांबे के सिक्के को दिरहम कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन से शासक के विरुद्ध था। कालिंजर के शासक के खिलाफ। कालिंजर का अभियान शेरशाह सूरी के शासनकाल और जीवन काल दोनों का अंतिम अभियान था। कालिंजर के किले को बुंदेलखंड की पूंजी कहा जाता है। माना जाता है कि शेरशाह सूरी ने यह अभियान एक नर्तकी को पाने के लिए किया था, जिसे राजा कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया। इस अभियान में उका नामक तोप के फटने से एक गोला किले की दीवार से टकराकर बारूद के ढेर में जा गिरा। इससे भयंकर आग लग गई और शेरशाह बुरी तरह झुलस गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध घोषित किया। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के तहत निषेध किया गया था, तो यह किया गया था नियम 17 एडी 1829। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को नियम 17 1829 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 4 दिसंबर 1829 को बंगाल सती रेगुलेशन पास किया गया। इस कानून के माध्यम से पूरे ब्रिटिश भारत में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में संशोधन किस वर्ष हुआ था। 1976 में। बी नंबर ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया और इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन। दिसंबर 2002 में अनुच्छेद 21 से भाग 3 के माध्यम से 86वें संविधान संशोधन विधेयक में 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस समिति की सिफारिशों को आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। ए नंबर ऑप्शन। 1976 में कांग्रेस पार्टी ने सरदार स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसे राष्ट्रीय आपातकाल 1975 से 77 के समय इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 8 मूल कर्तव्यों को लागू करने के लिए सिफारिश की गई, किंतु 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में 10 मूल कर्तव्यों भाग 4 ए अनुच्छेद 51 ए को जोड़ा गया।
86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा मूल कर्तव्यों में पुनः एक मूल कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्ति का वर्ष था। भारत सरकार ने काका कालेलकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष घोषित किया था। नियुक्ति का वर्ष क्या था? किस वर्ष नियुक्त किया था? 1953 में। जनवरी 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ। आयोग ने सामाजिक और शैक्षिक आधार पर पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए 4 मानक बनाए। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। भारत के संविधान में धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य धार्मिक मामलों में स्वयं को दूर रखे। भारत सरकार की धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आजादी से मानने की छूट देता है। अर्थात राज्य सभी धर्मों को मान्यता देता है, परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य के लिए प्रत्याशी की उम्र 30 साल। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधि सभा है। राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं, जिनमें से 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित होते हैं। इन्हें नामित सदस्य कहा जाता है। राज्यसभा में सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं, जिनमें 1/3 हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। अनुच्छेद 84 में राज्यसभा के सदस्यों के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय किया गया? भारतीय संविधान का 44वां संशोधन है जो कौन से प्रधानमंत्री के समय किया गया था? मोरारजी देसाई के समय। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के समय 1978 में किया गया। इस संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था? सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ की गई, लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका था? सर्वोच्च न्यायालय का कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया आरंभ हुई, लेकिन महाभियोग पास नहीं हुआ था? तो वह न्यायाधीश थे वी रामास्वामी। आजाद भारत में पहली बार किसी जस्टिस को पद से हटाने की कार्रवाई 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री रहते हुई थी। उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वी रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया। उनके खिलाफ 1990 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर पद से हटाने के लिए महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया। हालांकि यह प्रस्ताव लोकसभा में ही पारित नहीं हो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। बी नंबर ऑप्शन। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर पालिका नगरीय शासन प्रणाली को संवैधानिक बनाया गया। इसके माध्यम से नगर प्रशासन संबंधी 18 विषय का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा उपराष्ट्रपति था? वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत अपने कार्यकाल के दौरान हुआ? कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत जो अपने कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो वह थे कृष्णकांत। कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका निधन कार्यकाल के दौरान हुआ। वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल भी बनाए गए थे। 1997 में भारत के उपराष्ट्रपति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? कक्षा में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश
समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? 40%। ए नंबर ऑप्शन। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय शिक्षक द्वारा कालांश समय का 40% स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए। शेष 60% भाग पर प्रश्न पूछने, विश्लेषण करने, विचार स्पष्ट करने तथा भावनात्मक अभिव्यक्ति का प्रदर्शन करने में उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की प्रक्रिया क्या है? मूल्यांकन की प्रक्रिया के उद्देश्यों को उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण करना, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना। तो ये तीनों है जो मूल्यांकन की प्रक्रिया उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इसका सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्य से होता है। यह बालकों के आधार पर उनके भावी कार्यक्रमों का निर्धारण करता है। मूल्यांकन के प्रकार: निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संकलनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग किस लिए होता है? पाठ को लंबा करता है और छात्र ऊबने लगते हैं। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। सी नंबर ऑप्शन। वह सामग्री जो शिक्षा को सरल, सुगम और आकर्षक, हृदयग्राही तथा बोधगम्य बनाती है उसे शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री सोच और खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। शिक्षण अधिगम सामग्री के 3 प्रकार होते हैं: श्रव्य सहायक सामग्री, दृश्य सहायक सामग्री और श्रव्य दृश्य सामग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया? प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप दिया था? डॉक्टर डब्ल्यू एच किलपैट्रिक। पी नंबर ऑप्शन। प्रोजेक्ट विधि को सर्वप्रथम वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली का व्यवहारिक रूप डॉक्टर डब्ल्यू एच किलपैट्रिक ने दिया था। इस विधि का विकास अमेरिका में हुआ जिसके प्रणेता जॉन डीवी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न का मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ विद्वानों के नाम दे रखे हैं और उन्होंने कौन कौन से जो मूल्यांकन के स्तर बताए थे। तो सबसे पहले नंबर पर है बी एस ब्लूम। बी एस ब्लूम ने जो मूल्यांकन का आयाम बताया था। हर्बर्ट हर्बर्ट ने जो स्मृति स्तर बताया था। हर्बर्ट ने स्मृति स्तर, मॉरिसन ने बोध स्तर और हंट ने जो चिंतन का स्तर बताया था। तो अब बी एस ब्लूम मूल्यांकन आयाम, हर्बर्ट स्मृति स्तर, मॉरिसन बोध स्तर और हंट जो चिंतन स्तर। ए बी सी और डी। सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल्यांकन आयाम के निम्न 3 सोपान होते हैं। मूल्यांकन आयाम के 3 जो सोपान है: शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना, व्यवहार परिवर्तन का मूल्यांकन करना। उपयुक्त तीनों सोपान निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? तो ये मूल्यांकन के जो 3 सोपान है: शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम के अनुभव प्रदान करना और व्यवहारिक परिवर्तन का मूल्यांकन करना, ये तीनों सोपान किसने दिए थे? तो ये दिए थे बी एस ब्लूम ने। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान बी एस ब्लूम द्वारा विकसित किया गया, जो है उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम क्रियाओं का आयोजन और मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अजैव संसाधन नहीं है? कौन सा इसमें अजैव संसाधन नहीं है? तो अजैव संसाधन मृदा, चट्टान और खनिज है, पौधे हैं जो जैव संसाधन है। सी नंबर ऑप्शन। जैव संसाधन, इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण है मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य आदि। अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं: समाप्य और असमाप्य, अर्थात उदाहरण है इसके चट्टानें और धातुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है? निम्न में से कौन सा जो सही नहीं है? पहला है कि मृदा निर्माण के मुख्य कारण जनक सेल का स्वरूप और जलवायु कारक है। मृदा निर्माण के मुख्य जो कारण है यह जनक सेल का स्वरूप और जलवायुविक कारक है। तो ये सही है। ह्यूमस मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है।
तो ह्यूमस है जो मृदा के सबसे गहराई वाले भाग में नहीं बल्कि धरातल के ऊपरी भागों में पाई जाती है। बी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। उच्चावच तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। उच्चावच है जो तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है, ये सही है। खनिज एवं जैविक पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को उपजाऊ बनाता है। खनिज और जैविक पदार्थों का सही मिश्रण है जो मृदा को उपजाऊ बनाता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है? बी नंबर ऑप्शन। धरातल के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले जैविक पदार्थों को मिट्टी के अंदर दबने के बाद ये पदार्थ रासायनिक क्रिया के परिणाम स्वरूप ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक है? विश्व का कौन सा देश है जो तांबा उत्पादन में अग्रणी है? तो यह है चिली। विश्व में तांबा उत्पादन के अग्रणी देश चिली में 31.24% तांबा उत्पादन होता है। चीन में 8% और तीसरे नंबर पर पेरू में जो 7.45%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो भूतापीय ऊर्जा। भूतापीय ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। पेट्रोलियम, जल विद्युत और प्राकृतिक गैस ये तीनों परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। ए नंबर ऑप्शन। परंपरागत ऊर्जा भूमि भूमि के लिए जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं। भूमि के ऊपर जीवाश्म ईंधन के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। गैर परंपरागत ऊर्जा इसे नवीकरणीय ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा जो कभी समाप्त न हो स्रोत भी कहते हैं। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ स्थानांतरित कृषि के नाम दे रखे हैं और दूसरे देश या क्षेत्र दे रखे हैं। कौन से क्षेत्रों में किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले नंबर पर है जो मिल्पा। मिल्पा स्थानांतरित कृषि को मैक्सिको में मिल्पा नाम से जाना जाता है, यह सही है। उत्तर पूर्वी भारत में इसे झुमिग नाम से जाना जाता है। ब्राजील के अंदर इसको रोका नाम से जाना जाता है। श्रीलंका के अंदर लदांग नाम से नहीं बल्कि लदांग नाम से जो मलेशिया में जाना जाता है। मलेशिया में जो इसे लदांग नाम से कहते हैं, ना कि श्रीलंका में। तो डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड़ी। बी नंबर ऑप्शन। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल राज्य में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की पर्वतमाला की एक पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? भारत के कौन से भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? केरल भाग में। ए नंबर ऑप्शन। 21 मार्च के बाद सूर्य के उत्तरायण होने से भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न दाब के क्षेत्र निर्मित हो जाते हैं और दक्षिणी गोलार्ध में उच्च दाब निर्मित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं भूमध्य रेखा को पार कर भारत में प्रवेश करती है। इन हवाओं में आर्द्रता भरपूर होती है। इन हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं। भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून को दो शाखाओं में विभाजित किया जाता है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा। भारतीय भूमि पर सर्वप्रथम केरल राज्य में इस मानसून से वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? उत्तरी पूर्वी भारत में। भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जो एक लौह उद्योग इस्पात का केंद्र नहीं है? बेंगलोर। लौह इस्पात उद्योग का भारत में बड़े पैमाने पर जमशेदजी टाटा द्वारा वर्ष 1907 में जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। वर्तमान में सेलम, वेलारी, राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई, डोलवी, पारादीप, होसपेट इत्यादि लौह इस्पात के केंद्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य।
2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य कौन से हैं? तो जो अ, अधिकतम जनसंख्या घनत्व है, ये अधिकतम जनसंख्या घनत्व बिहार का है। बिहार का जनसंख्या घनत्व है जो 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो सबसे अधिक बिहार का है, सबसे न्यूनतम अरुणाचल प्रदेश का है, लेकिन ये दोनों एक ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इस प्रश्न को है जो डिलीट किया गया था। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। राज्यों में सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य का 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सबसे कम जन घनत्व अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोराट का पठार स्थित है। भोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो भोराट का पठार स्थित है कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है। भोराट के पठार का विस्तार कुंभलगढ़, राजसमंद एवं गोगुंदा, उदयपुर के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? निम्न में से कौन सी है जो राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली। राजस्थान में प्राचीन काल से ही अनेक विधियों के द्वारा जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया। यहाँ जल संरक्षण की परंपरागत विधि नाडी, बावड़ी, खड़ीन, बेली, झीले, कुई, झालरा, टोबा, कुंडिया, टांका इत्यादि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिजों के नाम है और दूसरे उनके खनन क्षेत्र है। टंगस्टन टंगस्टन है जो राजस्थान के डेगाना नामक स्थान पर प्राप्त किया जाता है। सीसा और जस्ता राजपुर दरीबा में, तांबा सिंघाना में, अभ्रक अभ्रक है जो जामसर में। तो जामसर में अभ्रक जामसर में नहीं है। जामसर में जो जिप्सम उत्पादन किया जाता है, अभ्रक जामसर में नहीं है। डी नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। राजस्थान देश का तीसरा बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ से भारत के कुल अभ्रक का उत्पादन का 22% उत्पादन होता है। उदयपुर और भीलवाड़ा जो प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कौन सा संसाधन उद्योग का केंद्र नहीं है? राजस्थान में कौन सा रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? तो कौन सा जो रासायनिक उद्योग का केंद्र नहीं है? तो रासायनिक उद्योग का केंद्र है डीडवाना, कोटा और अलवर है। सवाई माधोपुर में कोई रासायनिक उद्योग नहीं है। राजस्थान के रासायनिक उद्योग जैव उर्वरक कारखाना भरतपुर, राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्कर्स लिमिटेड नागौर में विस्तारित है। नागौर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अलवर, धौलपुर आदि। मोदी केमिकल्स अलवर में, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में, सोडियम सल्फेट फैक्ट्री डीडवाना में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर में और भरतपुर में है। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाले निम्न है। सर्वाधिक जयपुर में 595 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, भरतपुर में 503 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, दौसा में 476 और अलवर का जो 438। राजस्थान की कुल जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रांत के प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया? कौन से प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 में कृष्णा दिवस मनाया था? और जोधपुर प्रजामंडल ने। जोधपुर प्रजामंडल ने एक विधवा कृष्णा के अपहरण का विरोध करते हुए देश के विभिन्न भागों में कृष्णा दिवस मनाने का आह्वान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई थी? जैसलमेर, बी नंबर ऑप्शन। युद्ध संग्रहालय भारतीय सेना के स्मारक के रूप में 24 अगस्त 2015 को जैसलमेर जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थापित किया गया। इसका उद्घाटन भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के लेफ्टिनेंट जनरल
अशोक सिंह ने 1965 के भारत पाक युद्ध की स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि कौन से चौहान शासक को प्राप्त थी? विग्रहराज चतुर्थ को। ए नंबर ऑप्शन। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि प्राप्त थी। इसे विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। यह चौहान वंश का शासक था। इसके शासनकाल को चौहान वंश का स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? कर्नल जेम्स टोड ने अपना जो यात्रा वृत्तांत है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया यह किसे समर्पित किया था? तो यह समर्पित किसे ही नहीं किया था, इसने स्वयं ने ही यह पुस्तक लिखी थी। ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया जो पुस्तक कर्नल जेम्स टोड द्वारा स्वयं लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आभानेरी द्वारा तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के। आभानेरी दोसम में तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार कला की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन अध्ययन करता है। सामाजिक अध्ययन किसका अध्ययन करता है? तो व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का, व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का। सामाजिक अध्ययन से व्यक्ति के आर्थिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति के राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति के सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है और व्यक्ति के सामाजिक भौगोलिक संबंधों का। तो चारों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। सामाजिक अध्ययन मानव समाज का अध्ययन करने वाली विद्या है। यह एक समन्वित एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रदान करता है। यह इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र के साथ साथ अनेक अन्य विषयों का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य को सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिसमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया? सामाजिक अध्ययन के संप्रत्य को या किसके द्वारा बताया गया कि सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं, जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है, संस्थाओं जिनका उसने विकास किया है का ज्ञान प्रदान करता है। तो यह किसने बताया था? तो यह बताया था एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च में। डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? तो समाज संबंधी अध्ययन, मानव संबंधों का अध्ययन और नागरिकता की शिक्षा। तीनों ही सही है। डी नंबर ऑप्शन उपयुक्त सभी। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत समाज, सामाजिक घटनाओं, मानवीय संबंधों, कला व प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक वातावरण, भौतिक वातावरण, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना, व्यवहारिक ज्ञान आदि का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? सामाजिक अध्ययन के अध्यापक से ज्ञान देते समय निम्न में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है? तो विशिष्ट बातों तथा वस्तु के संबंध में स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना। उपयुक्त सभी। डी नंबर ऑप्शन। सामाजिक अध्यापन के अध्यापक से ज्ञान देते समय कुछ मुख्य अवधारणाओं पर ध्यान देने की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, जैसे सामाजिक अध्ययन के तत्वों को समझना, तथ्यों का संस्मरण कराना, स्पष्ट विचार, सामान्य पदों एवं गुणों की अवधारणा तथा तथ्य, नियम, परिभाषा एवं प्रविधि की स्थापना आदि उसके पढ़ाने की कार्य कुशलता का लक्षण है। तो ये था रीट प्रीवियस ईयर पेपर जो 2015 की भर्ती का था, 2016 में हुआ था। इसके हमने 60 क्वेश्चन आज की क्लास में किए। अगली क्लास में हम करेंगे 2012 का जो 2012 की जो रीट वैकेंसी आई थी, जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में हुआ था, 9 सितंबर 2012 को। तो हम उसको
सितंबर 2012 के पेपर को करेंगे, तो कल की क्लास पे आप अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।